जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से बेटा चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक धारामापी क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए बेटा, धारामापी क्या होता है? धारामापी एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की उपस्थिति का पता लगाने में या फिर उसके मापने में भी किया जा सकता है। देखिए बेटा, जो धारामापी है उससे बहुत अधिक धारा को नहीं माप सकते हैं। इससे मिली एम्पियर में ही सिर्फ धारा को मापा जा सकता है। अधिक धारा मापने के लिए इस धारामापी को आमीटर में बदलना पड़ता है। अच्छा, आमीटर में हम लोग इसे कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम आपको एक डिटेल में वीडियो देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग समझते हैं धारामापी। देखिए बेटा, धारामापी है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है चल चुंबक धारामापी, दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चल कुंडली धारामापी की। चल कुंडली धारामापी भी बेटा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरा है किलकित कुंडली धारामापी। तो इस वीडियो में फाइनली हम लोग समझेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। तो निलंबित कुंडली धारामापी की ये बनावट है। यहाँ समझिए बेटा, इसमें एक फ्रेम रहता है जो एल्यूमिनियम का बना होता है। इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम लोग बेटा एक कुंडली इनकी बना लेते हैं जो तांबे के तार की लपेट लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इस पर एक फ्रेम रहता है जो एल्यूमिनियम का बना होता है, इस पर तांबे के तार की कुंडली लपेट लेते हैं, राइट। अब देखिए बेटा, इसमें इसे एक फास्फर ब्रांच की पत्ती जो होती पतली पत्ती की सहायता से एक मरोड़ीय टोपी से लटका लेते हैं, जिसका संबंध एक संबंध पेंच T1 से रहता है, राइट। अब यहाँ समझिए बेटा, इसी में एक जो फास्फर ब्रांच की पत्ती रहती है, इसी में एक हमारा दर्पण लगा रहता है और ये दर्पण जो पत्ती के घूमने के साथ साथ घूमता है। अब इसका काम क्या है हम आपको समझाएंगे बेटा, अभी देखिए, बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर बेटा नीचे इसका संबंध एक हमारा बारीक स्प्रिंग से रहता है और इस स्प्रिंग का संबंध एक संबंधक पेंच T2 से होता है। और ये जो कुंडली है दो ध्रुव चुंबक के शक्तिशाली ध्रुव खंडों के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और ये जो ध्रुव खंड होते हैं इन्हें अवतलाकार या फिर बोलें घोड़े की नाल के आकार में काट के रखते हैं इस टाइप से। ऐसा क्यों काटते हैं बेटा? क्योंकि ऐसा इसलिए इन्हें काट के रखते हैं जिससे कि यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सके। आई होप इतना आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया बेटा इसके चित्र की बात। अब इसकी संरचना को हमने आपको समझा दिया। तो अब बात आती है कि इससे हम लोग धारा को कैसे मापेंगे। देखिए बेटा, इसमें धारा मापन का जो काम होता है उसके लिए हम लोग एक पैमाने और एक लैंप की अलग से व्यवस्था होती है इसमें। तो इसमें व्यवस्था क्या होती है? देखिए बेटा, इसमें एक लैंप की सहायता से इस दर्पण पे प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश डालने के बाद हमारा जो पैमाना होता है उस पर इस परावर्तित प्रकाश की जो किरण है उस पैमाने के किसी पॉइंट पे पड़ेगी, राइट। मान लिया एक समय शून्य पे, इस मतलब हम लोग शुरू में क्या करते हैं, इस पर जो प्रकाश डाला और परावर्तित प्रकाश को जो हमारा क्या है पैमाना है उस पर शून्य पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकसित कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इधर से वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और वैद्युत धारा जैसी प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक चुंबकीय आघूर्ण टाउ बराबर INI/AV sin थीटा इसमें लगने लगेगा और इससे कुंडली बेटा घूमने लगेगी। अब कुंडली घूमेगी तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी ये भी घूमेगी। अब ये जो पत्ती जब घूमेगी तो इसके साथ लगा दर्पण भी बेटा घूमेगा और इधर से पड़ रहा प्रकाश जो पड़ रहा है लैंप की सहायता से, तो वो उसके जो आपतन कोण इसका बेटा है वो बढ़ जाएगा। अब जब आपतन कोण बढ़ जाएगा उसकी वजह से बेटा परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, राइट। अब देखिए बेटा, अगर हम मान लें कि कुंडली में फाई विक्षेप उत्पन्न हुआ है तो कुंडली में अगर फाई विक्षेपण उत्पन्न तो फाई यानी कि आपतन कोण बढ़ेगा तो फाई परावर्तन कोण बढ़ेगा। तो इस वजह से 2 विक्षेपित हो जाएगी। जो मतलब प्रकाश किरण है वो दर्पण पे टोटल कितना उसमें विक्षेपण होगा जाके 2 का वहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के आधार पे हम लोग उस पर जो प्रकाश किरण है इनकी जो पैमाने पर कितनी विक्षेपित हुई हम लोग वो दूरी फाइंड कर लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई है कुंडली में हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिद्धांत के। तो देखिए बेटा, सिद्धांत में आपको कितना लिखना है, सिद्धांत में आपको बताना है कि जैसे हम क्या करते हैं किसी बाह्य परिपथ से संबंध पेंच T1 और T2 का संबंध करते हैं तो कुंडली में
वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, राइट। अब जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में एक बलागुण कार्य, चुंबकीय बलागुण कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। अब बेटा कुंडली घूमेगी तो उसके साथ में लगा स्प्रिंग भी घूमने लगता है, और ये जो स्प्रिंग होता है बेटा, इसका ऐंठन बलागुण क्या होता है, ऐंठन बलागुण चुंबकीय बलागुण के बराबर हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बेटा संतुलन की अवस्था, राइट। तो इतना आप यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर इसके मान लेते हैं कि माना, जो क्या मानेंगे, माना कुंडली का क्षेत्रफल है वो बेटा कैपिटल ए है, कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इसमें फेरों की जो संख्या वो कितनी है, फेरों की संख्या तथा फेरों की संख्या n है, राइट। मान लिया हमने बेटा जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल ए है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n है, और इसमें हमारी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, और चुंबकीय क्षेत्र V है, राइट। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, B है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र V व प्रवाहित धारा I है। इतना आप यहाँ पे बेटा समझिए। प्रवाहित धारा कितनी हो गई, यहाँ पे I हो गई। तो हम तब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, तब कुंडली पर लगने वाला बल चुंबकीय बलागुण, कुंडली पर कौन सा आगुण लगे, चुंबकीय बलागुण, लगने वाला चुंबकीय बल आगुण। तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग चुंबकीय बल आगुण। क्या निकलेगा, टाउ बराबर NIAV साइन थीटा, इतना चुंबकीय बल आगुण इस पे लग जाएगा। अब अगर हम मान लें यदि कुंडली फाई, जो फाई कोण है वो विक्षेपित हो जाती है, फाई विक्षेपित होती है, और यदि फाई तो विक्षेपित हो गया, और बेटा इसमें क्या हुआ है, जो स्प्रिंग है इसका क्या है, घूर्णन बल युग्म का आगुण कितना है, तथा स्प्रिंग का घूर्णन बल युग्म जो है वो कितना है, C है। तब घूर्णन बल आगुण, तब यहां से लिखते हैं घूर्णन बल आगुण, यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, घूर्णन बल आगुण टाउ बराबर यहाँ से हो जाएगा C फाई के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा समीकरण 2। तो ये हमारा है चुंबकीय बल आगुण, ये हमारा घूर्णन बल आगुण है। तो संतुलन की अवस्था में ये दोनों हो जाएंगे यहाँ से बराबर। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमारा हो जाएगा C फाई बराबर NIAV, राइट। तो यहाँ से देखिए अधिकतम के लिए हमने थीटा का मान कितना 90 रख दिया, तो हमारा इतना यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अधिकतम घूर्णन बल आगुण जो है वो अधिकतम चुंबकीय बल आगुण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख लिया। थीटा का मान जैसे 90 रखेंगे, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो हमारा NIAV यहाँ से निकल आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे बेटा। अब यहाँ समझिए, हम लोग I का अगर वैल्यू निकालें तो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो I बराबर हमारा बेटा हो जाएगा, देखिए जब सारे NAV बटे में आ जाएंगे ना, तो C फाई बटा NAV। तो कुल मिला के बेटा यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है I बराबर C अपॉन NAV इंटू फाई। और इसे बेटा एक जो नियतांक है ये क्या है हमारा, इसे नियतांक के नाम दे देते हैं, तो C बराबर K फाई। तो यहाँ से हमें देखने को मिला, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ K एक नियतांक है, K क्या है, नियतांक है। इसे जो हमारा नियतांक हो गया। अब यहाँ से बेटा एक चीज देखने को मिली कि I जो है वो फाई पर निर्भर कर रही है, तो I अनुक्रमानुपाती फाई हमारा यहाँ से हो गया है, ठीक है ना बेटा। जैसे जैसे हमारा देखिए धारा बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से फाई बढ़ेगा। इतना तो यहाँ से क्लियर हो गया ना। अब यहाँ समझिए बेटा, इतना तो हमने क्लियर कर ही लिया कि जैसे हम धारा का मान बढ़ेगा वैसे कुंडली का विक्षेपित, यानी कि जो कुंडली है वो विक्षेपित हो रही है, उनकी फाई का मान यहाँ से बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ समझिए बेटा, जैसे हमने इस पे लैंप पे प्रकाश डाल रहे होंगे, ठीक है, और ये प्रकाश यहाँ से बेटा आ रहा होगा। अब कुंडली मान लिया फाई कोण विक्षेपित हो गया, तो इस वजह से आपतित प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है उसके लिए आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा।
और आप बेटा एक बहुत अच्छे से बात जानते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जैसे हमने इसमें प्रकाश किरण डाली होगी तो सामने रहा होगा पैमाना, उस पर एक प्रकाश किरण हो वो परावर्तित होकर उस पर पड़ रही होगी। तो इसके आपतन कोण बढ़ने से, दर्पण के घूमने से आपतन कोण बढ़ा तो इस वजह से परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब परावर्तन कोण बढ़ जाएगा तो उस पर जो प्रकाश किरण बेटा पड़ रही थी तो वो विक्षेपित हो जाएगी, पहली जगह जहाँ पड़ रही थी उससे दूसरी जगह पड़ने लगेगी, राइट। तो इससे हमें क्या है, इससे हम पता लगा लेंगे कि वो कितना विक्षेपित हुई है, वहाँ पे कितना आगे बढ़ गई है, विस्थापित कितना हुआ है उसमें। तो विस्थापन के आधार पे हम लोग धारा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, राइट। तो अगर हम मान लें कि क्या मान लें बेटा, जिसमें विस्थापन हुआ है यानी कि कुंडली में जो कितना घूमा है, फाई कोण घूमा, ठीक है ना। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कुंडली में फाई विस्थापित हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी कार्य विधि हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि माना कुंडली में विक्षेप कितना है, फाई है, तथा डी दूरी पर स्थित पैमाने पर आपतित प्रकाश का विस्थापन बेटा डी है, स्मॉल डी है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बेटा यहाँ से निकलेगा tan, यहाँ से इसे हम हटा देते हैं तो यहाँ से निकलेगा ऐसी स्थिति में बेटा tan 2 फाई बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि लंब बटा आधार होता है। इस तरह समझिए बेटा, यहाँ पर लैंप है और यहाँ से जो दूरी है d, तो विस्थापन हो गया अगर फाई, तो यहाँ से ये जो विस्थापित कितना हुई डी हुई, तो लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। और हमारा पूरा कोण कितना 2 फाई, तो tan 2 फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी बटा ये दूरी, तो यानी कि स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। और कोण अगर बहुत छोटा है तो ऐसी स्थिति में क्या निकलेगा, 2 फाई बराबर निकलेगा डी बटा डी, यहाँ से फाई का मान निकालेंगे, डी बटा क्या निकलेगा बेटा, डी बटा 2d। यहाँ समझिए बेटा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यानी कि फाई जो आया वो d बटा 2d आया, जैसे जैसे फाई बढ़ेगा वैसे d का मान बढ़ेगा। यहाँ हम लोग सीखें कि बेटा जैसे i बढ़ेगा वैसे फाई बढ़ेगा, और यहाँ हम लोग सीखें जैसे फाई बढ़ेगा वैसे ही d बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो कुल मिला के पहली बात और दूसरी बात दोनों को जोड़ के हमें यहाँ से निकल के आ रहा है कि जैसे ही हमारा i बढ़ रहा है वैसे हमारा फाई बढ़ रहा है, और जैसे फाई बढ़ रहा है वैसे हमारा d बढ़ रहा है, समझ गए ना। d मतलब क्या है, जो पैमाने पे आपतित प्रकाश पड़ रहा है परावर्तित होकर, तो वो उसका विस्थापन यानी कि बढ़ रहा है। तो पैमाने पे हम लोग धारा को पढ़ लेंगे कितनी इसमें प्रवाहित हो रही है, राइट। समझिए यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारी बात आती है, जैसे जो हमारा निलंबित कुंडली धारा मापी है, इससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम क्या रहती है बेटा, जो फास्फोर विरांज की पत्ती है ये बहुत बारीक होती है। जब इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो इसे टूटने का इसका डर रहता है। टूटने का डर क्या रहता है, मतलब टूट ही जाती है। तो इस वजह से बेटा इसकी ये बहुत बड़ी कमजोरी यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग। हालांकि ये अच्छा काम करता है बेटा, तो इसकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए बनाया गया बेटा आपके लिए किलकित कुंडली धारामापी। क्या बनाया गया, किलकित कुंडली धारामापी। तो किलकित कुंडली धारामापी क्या होता है, अगले वीडियो में हम आपको बेटा पूरा डिटेल में समझाएंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि धारा सुग्राह्यता क्या होता है और हमारा वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होता है। धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता में रिलेशन को भी हम लोग वहाँ पे समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।